एक यात्रियों से भरी इस बस में मौजूद वो जवान जोड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा था। लड़की ने गहरे नीले रंग की खूब घेरादार शलवार और घुटनों से ऊंची कुशादा गिरेबान वाली बेहद फिटिंग की कमीज पहन रखी थी, जिसमें इसके तरसे हुए जिस्म का एक एक अंग नुमायां हो रहा था। लेकिन गनीमत था कि सर से ओढ़े गए सतरंगी दुपट्टे ने किसी न किसी हद तक बालाई जिस्म को छुपा लिया था। हकीकतन वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि अमली तफसीर दिखाई दे रही थी। गहरा नीला रंग इसकी सुनहरी रंगत पर खूब जच रहा था, और कानों में पड़े नीले नगीने वाले बड़े बड़े झुमके तो किस्मत पर रश किया जा सकता था, जो हर हिलकोरे के साथ कभी इसकी सुराहीदार गर्दन तो कभी गुलाबी रुखसारों को चूमने का एजाज हासिल कर रहे थे। इसने अपने स्याह बालों को बीच की मांग निकालकर एक रंगीन परांदे में गूंद कर रखा था। मांग में भरी अफशा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो नई नवेली दुल्हन है, जो ब्याह के फौरन बाद ही अपने पति के साथ यात्रा से होकर वापस आ रही है। इसका जवासाल पति भी रंगो रूप में इससे कम नहीं था। इसने गहरे अनाबी रंग का घेरादार शलवार कमीज पहन रखा था। सर पर सिखों की मखसूस पगड़ी थी, जिसके अंदर इसके दराज सिया गैसू सिमटे हुए थे, और चेहरे पर सीने को छूती घनी सी दाढ़ी बाहर दिखा रही थी। घनी दाढ़ी और मूछों की वजह से इसके चेहरे का बेशतर हिस्सा छुप गया था। दाईं आंख के नीचे मौजूद मोटे से मस्से ने भी कुछ जगह घेरी थी, लेकिन ये तय था कि वो इस सब के बावजूद भी खूबसूरत है। दराज कामत और चौड़े शानों ने इसकी वजाहत में खातिर खा इजाफा कर रखा था, और उसके चेहरे पर मौजूद बेजारी के बावजूद लोगों की निगाहें बार बार इस जोड़े पर उठ जाती थी। तुम कोई ऐसा लिबास नहीं पहन सकती जो तुम्हें नुमाया न करता। अपनी तरफ बार बार उठती निगाहों से बेजार वो अपनी साथी लड़की को झुककर धीमी आवाज में बड़बड़ाया, तुम अगर मुझे किसी भिखारन का लिबास भी पहना देते तो मैं इसमें भी नुमाया ही नजर आती। लड़की ने इसकी बात का जवाब तपा देने वाले अंदाज में बड़ी बेनियाजी से दिया। इसकी बात में ऐसा कोई मुबालगा भी नहीं था। वो जिस हुस्न की मालिक थी, वाकई हर रूप में नुमाया होने की सलाहियत रखता था। वैसे भी खुदा की दी हुई नेमतों को छुपा छुपा कर रखने की कायल नहीं हूँ। लड़का बुरे बुरे मुंह बनाता भी इससे पहले जुमले ही किसी कड़वे घूंट की तरह हलक से उतारने की कोशिश कर रहा था, इसने दूसरा जुमला भी दाग दिया। इस तंज से गुफ्तगू के बावजूद इसके चेहरे के तासुरात खुशगवार ही थे, और इन्हें धीमी आवाज में सरगोशी में बात करते देखकर किसी को अंदाजा नहीं हो सकता था कि वो आपस में किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। बस लड़का ही कुछ नाराज नाराज सा नजर आता था, और एक नौजवान जोड़े के दरमियान रूठे मनाने का सिलसिला तो फितरी अमल की तरह महसूस होता है। लोग इस सिलसिले को दिलचस्प नजरों से देखकर खुद ही इनके माबैन होने वाली गुफ्तगू के बारे में अंदाजे कायम कर रहे थे। सूरत हाल पर नारा लड़के ने तिलमिलाकर लड़की को कुछ जवाब देना ही चाहा कि बस को लगने वाले जबरदस्त झटके ने इसका तवाजुन बिगाड़ दिया, और इसका जिस्म लड़की के गुदाज जिस्म पर जा गिरा। लड़की ने एक सुरीली सी चीख मारकर इसके गिर्द अपनी बाहें कसने की कोशिश की, लेकिन वो फौरी तौर पर खुद को संभाल कर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इस दौरान डगमगाती बस भी ड्राइवर की मुहारत से संभल कर रुक चुकी थी। बस के डगमगाने और तवाजुन खोने की वजह काबिल फहम थी कि टायर फटने का कारफान धमाका सबने ही सुना था, लेकिन रुकी हुई बस में अचानक ही भर्रा मारकर जो मुसल्लह अफराद दाखिल हुए, इन्हें देखकर सबकी सिट्टी गुम हो गई। लड़की की गुदाज बाहों को झटके से खड़ा हो जाने वाला लड़का भी अपनी जगह खड़े का खड़ा रह गया। बैठ जाओ, सब अपनी जगह खामोशी से बैठ जाओ, वरना भी भेजा उड़ा देंगे। गहरी सांवली रंगत वाला पुख्ता उम्र का मर्द, जिसने जीन्स की बदरंग पैंट पर बगैर आस्तीनों के खुले बटनों वाली जैकेट पहन रखी थी, अपने हाथ में मौजूद AK-47 लहराते हुए चिल्लाया तो सबकी घिकी बन गई। अपनी नशिस्त पर सूरत हाल जानने के लिए उठ खड़ा होने वाला जवान लड़का, जो दरअसल मास था, ये गहरी सांस लेता अपनी जगह पर वापस बैठ गया। इसे ज़ाती तौर पर असले के बारे में जानने से दिलचस्पी थी, जो पिछले अरसे में जिस तरबियत से गुजरा था। इसके बाद तो इसकी असला शनासी में कोई कलाम नहीं रहा था, इसलिए इस खतरनाक गन को अपने रूबरू पाकर इसने किसी किस्म के एडवेंचर में पड़ने की हिमाकत नहीं की। वैसे भी इसके सामने कोई वाहिद मुसल्लह शख्स मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ बस में चढ़ने वाले बाकी 4 अफराद भी ठीक ठाक मुसल्लह थे, और इनके चेहरों के तासुरात इनके हथियारों से भी ज्यादा खौफनाक थे। हथियार लहरा लहरा कर निहत्ते अफराद पर सेकंडों में अपनी दहशत का सिक्का जमा लेने के बाद इन लोगों ने तेजी से वो काम अंजाम दिया। एक बस में मौजूद तमाम सवारियों के हाथ पुश्त पर बांधते हुए इनके मोबाइल, फूल और नकदी वगैरह कब्जे में ली जाने लगी। दो उनमें से एक की जेर ड्राइवर और इसके हेल्पर लड़का बस का फट जाने टायर बदलने लगे। इस टायर को यकीन रास्ते में घात लगे बैठे इन अफराद ने किसी बेआवाज हथियार से निशाना बनाया था, और अब आराम से लूटमार कर रहे थे। बादियों नजर में ऐसा लग रहा था कि वो कोई लुटेरे हैं जो यात्रियों की इस बस में घुसकर अपनी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज का अंदाजा था कि लुटेरों से हटकर भी कुछ हैं, और लूटमार के अलावा भी इनका कोई प्रोग्राम है। अगर ऐसा ना होता तो वो बस में मौजूद सवारियों के हाथ बांधने और बस का नकारा हो जाने वाला टायर तब्दील करवाने की जहमत नहीं करते। ये तो सर मंडवाते ही ओले पड़ गए। सूरत हाल को मुलाजा करके इसकी साथी लड़की, जो बिला शक्को शुबा सोनिया खान की सरगोशी में बड़बड़ाई, ओखले में सर्दियों तो मूसलों से का डरना, इसने भी जवाबन एक मुहावरा दे मारा, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों, चुपचाप बैठो वरना भी सुर्गबाशी हो जाओगे मेरे हाथों। इनके करीब मौजूद
अंडे की तरह चिकने सर वाला मुसल्ला शख्स जोर से धाड़ा और अपने ब्रीटा की नाल मांस की कनपट्टी पर रख दी। वो हथियार उससे खिलौनों की तरह खेलने का हुनर सीख गया था, लेकिन ये बात बहरहाल समझता था कि जब ये खिलौना इंसान की कनपट्टी पर रखा हो तो जिंदगी से मौत का फासला चंद सेंटीमीटर के बराबर ही रह जाता है। वो मुंह से नहीं डरता था, लेकिन बेवजह और बेमकसद मारा जाना भी कबूल नहीं था। सो खामोशी से नजरें और सर झुका गया। गंजा चंद सानियों तक इसे सख्त नजरों से घूरता रहा, फिर अपना पिस्तौल इसकी कनपट्टी से हटा लिया और बस में सवार दीगर मुसाफिरों पर ऐसी नजर डाली जैसे इन्हें बावर करा रहा हो कि जरा सी भी गुस्ताखी पर इन्हें बुरे इंजाम से दो चार होना पड़ेगा। इसकी इस खामोश धमकी को हर मुसाफिर ने वसूल किया और इनकी उड़ी हुई रंगत वाले चेहरे मजीद जर्द नजर आने लगे। मुसाफिरों से कुछ के साथ इनके बच्चे भी मौजूद थे। मुख्तलिफ उम्रों के ये बच्चे भी सूरत हाल पर घबराए हुए थे और उनमें से बेशतर ने घबरा कर रोना शुरू कर दिया था। वालिदैन जो खुद सहमे हुए थे धीमे धीमे इन्हें पिचकारने, बहलाने और खामोश करवाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि मुसल्लह अफराद ने बच्चों के रोने धोने पर कोई तारुज नहीं किया था और महज खश्म की निगाहों से देखने पर ही इक्तफा कर रहे थे। जल्दी बस का नकारा हो जाने वाला टायर तब्दील कर दिया गया और ड्राइवर और इसके हेल्पर ने मुसल्लह अफराद की हदायत पर अपनी अपनी जगह संभाल ली। ड्राइवर ने हदायत के मुताबिक इंजन स्टार्ट किया तो इसकी कनपट्टी से एक हथियार की नाला लगी। इस बात का इशारा था कि बेशक वो ड्राइविंग सीट पर बैठा है, लेकिन मंजिल का तय्युर वही करेंगे जो इस वक्त जबरदस्त बने इनके सरों पर सवार हैं। दो तरफा हरियाली से घिरी सड़क पर दौड़ती बस कुछ देर तक सड़क पर ही दौड़ती रही, फिर अचानक ही इसे बाईं जानिब एक कच्चे रास्ते पर मुड़वा लिया गया। बस के सड़क छोड़ते ही इसमें मौजूद मुसाफिरों के चेहरों की रौनक मजीद मांद पड़ गई। जो अंदाजा मास पहले ही कायम कर चुका था अब वो इन्हें भी हो गया था। बस में घुसने वाले मुसल्लह अफराद का मकसद महज लूटमार नहीं था। लूटमार में उन्होंने बहुत ज्यादा सरगर्मी भी दिखाई नहीं थी और महज मोबाइल फोन और नकदी और औरतों के पर्स वगैरह अपने कब्जे में लेने के साथ साथ इस बात की इत्मीनान किया था कि मर्दों में किसी के पास हथियार तो मौजूद नहीं है। तलाशी की इस अमल में उन्होंने एक आध पिस्तौल और किरपान वगैरह भी मिले थे, लेकिन मुजाहमत बहरहाल किसी की तरफ से नहीं हुई थी। माजव सोने इस वक्त सिख यात्रियों के बहरूप में थे और इंडियन पासपोर्ट पर सफर करते हुए यात्रा से वापस जा रहे, जिससे एहतियातन इन्हें हथियार साथ में रखने की हदायत की गई थी। आगे जाकर इनकी सूरतकार इन्हें इनकी जरूरत के मुताबिक सब कुछ फराहम कर देते, लेकिन इनके अपने सूरतकारों तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आई और बीच में इस पार्टी ने फटा डाल दिया, जिसके बारे में इनकी शक्ल सूरत आपस में होने वाली अजनबी जुबान की गुफ्तगू के बाइस इन्हें कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि ये कौन लोग हैं। इन लोगों की इस इलाके में मौजूदगी जरा हैरानकुन थी। वो अमूमन उन इलाकों में अपनी कार्रवाई नहीं करते थे और पता नहीं क्या वजह थी कि जो इन्हें यहाँ ले आई थी। अपने अगवाकारों के मकासद से दिलचस्पी न होने के बावजूद इनका मसला यह था कि वो इनकी राख खोटी कर चुके थे और अब न जाने किस अजनबी मंजिल की तरफ भगाए ले जा रहे थे। जिस सड़क पर इनकी बस को रोककर अगवा किया गया था इस पर बहुत कम ट्रैफिक गुजरता था। यही वजह थी कि चंद मिनटों की वो कार्रवाई किसी के इल्म में भी आए बगैर तेजी से अंजाम पा गई थी और बाद में बस की तलाश में निकलने वालों को इसकी समत का अंदाजा लगाने में खासी दिक्कत उठानी थी। ऊंचे नीचे और कच्चे पक्के रास्तों पर चलती बस कभी कभी हमवार चलती थी और कभी उछलने कूदने लगती थी। सरहदी चौकी पार करने के कुछ देर बाद ही बस का अगवा अमल में आया था, इसलिए रास्ता पहले ही ज्यादा आमदोरफ्त वाला नहीं था और अब तो वो बिल्कुल वीरानों में से गुजर रहे थे। अगवाकारों ने मुसाफिरों को इन वीरानों की दीद की भी इजाजत नहीं दी थी और इनके हुक्म के मुताबिक खिड़कियों पर पर्दे खींच दिए गए थे। बस ने कुछ फासला मजीद तय किया तो ड्राइवर को इसके नशीब से हटाकर अंडे की तरह चिकने सरवाले ने इसकी जगह ले ली। ड्राइवर को आम मुसाफिरों के साथ बिठा दिया गया और सबको मुश्तरका तौर पर इस बात को हुक्म दिया गया कि वो घुटनों की तरफ सर झुककर बैठे हुए अपने सर भी नीचे झुका लें। कुछ पर बंधे हाथ के साथ इस दावे से बैठना तकलीफ देता, लेकिन हुक्म जारी करने वालों के तेवर बता रहे थे कि शिकायत या हुक्म अदूली की गुंजाइश नहीं और जिसने तामील में कोताही की वो फिर जिंदगी की हर तकलीफ से आज़ादी पा जाएगा। जिंदगी तकलीफ दे भी हो तो आने वाले वक्त में राहत की उम्मीद पर आदमी इसके साथ चिमटा रहता है। इस बस के मुसाफिरों ने भी तकलीफ को गवारा कर लिया। माजूर सोनिया भी इन्हीं मुसाफिरों में शामिल थे। इस हुक्म से उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि वो मंजिल से ज्यादा दूर नहीं और अगवाकारों ने अपने ठिकाने का रास्ता पोशीदा रखने के लिए हुक्म साजिर किया है। वो दोनों अपनी तरबियत के मुताबिक बस के मोड़ मुड़ने और समतों वगैरह पर तवज्जो मरकूज रखकर रास्ते का अंदाजा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बस ने इतने मोड़ काटे की गिनती मुहाल हो गई और सारा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। तकरीबन 15-20 मिनट के सफर के बाद बस रुक गई और मुसाफिरों को सर उठाने की इजाजत दी गई। बस जिस जगह रुकी वो कोई वीराना था जहाँ दूर तक उड़ती धूल और चंद खुदरों कांटेदार झाड़ियों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। सब खामोशी से लाइन बनाकर नीचे उतरे। अगर किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो सीधा नरक में जाएगा। गहरी रंगत वाले पुख्ता उम्र के मर्द ने नीचे उतरने का हुक्म सादिर करते हुए अपनी AK-47 लहराकर धमकी देना भी जरूरी समझा। बस में मौजूद तमाम मुसाफिर उतरे हुए चेहरों के साथ इसके हुक्म की तामील करने लगे। 8-10 मुसाफिरों के बाद बस के दरमियानी हिस्से में मौजूद माज और सोनिया की भी बारी आ गई। बाहर बस को अगवा करके लाने वालों के सिवा कुछ मजीद लोग भी मौजूद थे।
नीचे उतरने के बाद इन्हें बस की पुश्त में मौजूद खंडरनुमा वसी इमारत दिखाई दी। बस के मुसाफिरों को एक कतार की सूरत में इस इमारत की तरफ हाँका जा रहा था। थोड़ी सी देर में तमाम मुसाफिर खंडर में पहुंचा दिए गए। वक्त की मुसाफत में अपने खालो खत खुदने वाली इस इमारत के वाकया से जाहिर था कि किसी ज़माने में ये इमारत बड़ी शानदार रही होगी। इन्हें जिस टूटी छत वाले हॉलनुमा कमरे में जमा किया गया, इसके मोटे मोटे स्तूनों पर बड़ी खूबसूरती और मुहारत से देवी और देवताओं की तस्वीरें नक्श की गई थी। अगरचे ये कुछ नक्श धुधरा गए थे और कहीं कहीं से मटेरियल झड़ जाने के बायस बिल्कुल ही गायब थे, लेकिन जितना कुछ नजर आता था वो बनाने वालों की महारत और मेहनत का गवाह था। छत का बचा कुचा हिस्सा भी माजी में इमारत के पुरस्कू होने का गवाह था। छत के अंदरूनी हिस्से में इस्तेमाल किया जाने वाला नीला संगे मरमर आज भी काबिल दीद था। एक बार फिर सबकी तलाशी लो और फिर इन्हें नीचे पहुंचाओ। किसी ने हुक्म सादिर किया तो मुसाफिरों को एक बार फिर कतार में खड़ा करके इनकी तलाशी ली जाने लगी। तलाशी के मरहले से गुजर जाने वाले अफराद को हॉल से मुल्हिका दूसरे कमरे में मुंतकिल किया जा रहा था। बाज और सोनिया का भी जल्द नंबर आ गया। वो जिस मुल्हिका कमरे में पहुंचे इसकी छत सलामत थी। नीचे उतरो। इन्हें कमरे का जायजा लेने की ज्यादा मोहलत नहीं दी गई और जुनूबी दीवार के करीब मौजूद खला की तरफ इशारा किया गया। हुक्म की तामील में वो इस खला के करीब पहुंचकर सीढ़ियां उतरने लगे। पुख्ता ईंटों से बनी इन सीढ़ियों के कतमचे कहीं कहीं से उखड़ गए थे। वो दोनों एहतियात से सीढ़ियां उतरते नीचे पहुंच गए। वहां रोशनी का बंदोबस्त न होने के बावजूद मुकम्मल तारीकी नहीं थी और नामालूम दर्जों में से सूरज की रोशनी अंदर आकर माहौल को नीम रोशन कर रही थी। ऊपर के धूल मिट्टी और जालों में अटे हिस्से के मुकाबले में तहखाना कदरे साफ था। बाज और सोने को भी दीगर अफराद के साथ फर्श पर बिठा दिया गया। जल्द बस के तमाम मुसाफिर तहखाने में मुंतकिल हो गए। ये बात सभी समझ रहे थे कि इन्हें यरगमाल बना लिया गया है। क्यों और किस मकसद के तहत, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वो दरमियाने कद और छुरेरे बदन का मालिक एक जवान उम्र शख्स था, जिसकी तहखाने में अहमद के साथ ही चुकने खड़े और मुसल्ला अफराद मजीद मुस्तैद नजर आने लगे थे। ग्रे ड्रेस पैंट पर चेकदार कमीज पहने शख्स ने आड़ी मांग निकालकर नहाय तरीके से बाल संवार रखे थे। आंखों पर मौजूद रेमलेस चश्मा इसकी शख्सियत को पुरकशिश बना रहा था। अपने साथियों की निस्बत इसकी रंगत निस्बतन साफ में मजमूई तौर पर इसकी शख्सियत का तासुर ऐसा बन रहा था जैसे वो कोई टीचर या कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह हो। तहखाने में पहुंचकर इसने कतार में बैठे मर्दों, जन और बच्चों पर एक ताराना नजर डाली और फिर यूं खंगारा जैसे कोई लेक्चरार अपना लेक्चर शुरू करने जा रहा हो। डियर फ्रेंड्स, इसने नरमी से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। इसकी आवाज़ भी इसकी शख्सियत की तरफ पुरकशिश थी। आई होप कि आपको यहाँ पहुँचने में ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ा होगा। नेचुरली आप फिक्रमंद तो होंगे कि आपको इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है, पर विश्वास कीजिए कि आपको हमसे कोई नुकसान पहुँचेगा नहीं। कम अज़ कम इस समय तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक आपकी तरफ से हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की जाएगी। वो शक्ल सूरत से पढ़ा लिखा और मुहज़्ज़ब दिखाई देता था, तो इसकी गुफ्तगू इसके तहजीब याफ्ता होने की आयनादार थी। आपको यहाँ लाना हमारी मजबूरी थी। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी चंद बहुत अहम साथियों को अरेस्ट करके आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया है और इनके साथ जेल में बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। अपने इन साथियों को छुड़वाने के लिए हमने आपको बंदी बनाया है। आप लोग यहाँ अमन और शांति से रहें। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट हमारी डिमांड पूरी करेगी, हम आपको आज़ाद कर देंगे। वो यूँ बोल रहा था जैसे ये कोई बहुत हल्का फुल्का मामला हो, लेकिन अर्जी अकल समझ सकता था कि सूरत हाल कितनी गंभीर है। अरसे से अलहदगी की तहरीक चलाने वाले ये तामिल गुरीले इंडियन हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बने हुए थे और इनका सर कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की जाती थी। यकीनन इसी कोशिश में इनके चंद सरकर्दा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब ये सर फिरे अपने साथियों की रिहाई के लिए बरसों से राइज की एक तरकीब आजमाने बैठ गए थे। यात्रा से वापस आने वाले सिखों से भरी बस को यरगमाल बनाकर वो अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो सकते थे, इसका अंदाजा लगाना तो आसान नहीं था, लेकिन इस बात का बहरहाल अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये सिख यरगमाली बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट से कोई डिमांड पूरी करवाना ही तो बंदी बनाने के लिए इनका चुनाव करते जिनकी जान को सरकार की परवाह होती है। हम खाल से तो पहले ही सरकार की नज़रों में खड़कते हैं और वो हमको दोष देती है कि हम धरती माँ से गद्दारी करके खालिस्तान बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इन्हें यरगमाल बनाने का मकसद बताने वाले का लहजा अपने मुसल्लह साथियों के निस्बतन खासा दोस्ताना था, इसलिए पहली बार किसी की हिम्मत हो सकी कुछ बोल सके। बोलने वाला एक लंबा चौड़ा और दरमियानी उम्र का सिख था। इनसे गुफ्तगू करने वाले शख्स ने एक मुतीन सी मुस्कुराहट के साथ इसे देखकर नरमी से बोला, आपकी बात ठीक है सरदार जी, लेकिन हमने भी कुछ सोच समझ कर ये काम किया है। हम जानते हैं कि आपका एक MP चीफ मिनिस्टर की नाक का बाल बना हुआ है। नाक का बाल वो चीफ मिनिस्टर को मजबूर करेगा कि वो प्रधानमंत्री को हमारी डिमांड मानने पर मजबूर करे। अगर चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सका तो इस सूबे में अपनी गवर्नमेंट भी नहीं चला सकेगा। खालसा अपनी बरादरी की खातिर इसे इसकी कुर्सी से उतार फेंकेगी। अपनी बात कहकर वो जरा सा मुस्कुराया और सिलसिला तकल्लुम दोबारा जोड़ते हुए बोला,
सिख यात्रियों को बंदी बनाने के पीछे एक कारण और भी है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड पूरी करने में ज्यादा हुज्जत की तो खालसा शोर मचाएंगे के, क्योंकि मामला इनकी बरादरी के लोगों का, इसलिए सरकार बेपरवाही कर रही है। यूं सरकार डबल प्रेशर में आ जाएगी। इन लोगों ने वाकई सोच समझकर काम किया था। अब आप लोग बिना टेंशन लिए और दिए आराम करें। खाने का टाइम होने पर आपको खाना मिल जाएगा। बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा। आपको बदले में क्यों इतना करना होगा कि मेरे और मेरे साथियों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अपनी बात कहकर वो रुके बगैर तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जो लोग इससे कुछ कहना चाहते थे, उनके लब हरकत करके बंद हो गए। मुसल्ला अफराद के घेरे में मौजूद लगभग 50-55 यगमालियों के दिलो दिमाग में ढेरों अंदेशे थे, लेकिन इंतजार के सिवा कोई चारा भी नहीं था। अगर किसी को प्यास लगी हो तो उस घड़े से पानी पी सकता है। अंडे जैसे चीखने सरवाले ने बुलंद आवाज में ऐलान किया तो उनमें से कई को एहसास हुआ कि इनके हलक खुश्क पड़े हुए हैं। इनके हाथों की बंदिशें खोल दी गई और पानी के ख्वाहिशमंद पानी पीने लगे। कुछ हस्बे हदायत सचमुच आराम करने के लिए लेट गए, जबकि कुछ यूं ही घुटनों में सर देकर बैठ गए। माज भी इन्हीं लोगों में शामिल था और गौर कर रहा था कि सूरत हाल में क्या किया जा सकता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।